अपने यूट्यूब चैनल ओनली पीवाई को प्रैक्टिस पर। आज हम लोग उद्देशिका की बात करेंगे। विभिन्न परीक्षाओं में उद्देशिका से संबंधित जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पर प्रैक्टिस करेंगे। उद्देशिका जिसे ही दिमाग में क्लिक करता है उद्देशिका, तुरंत ये रिफ्लेक्ट होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी प्रियम्बल दी हुई है, ठीक है। तो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल क्या है? तो जो हमारा संविधान सभा गठित हुई थी तो 13 दिसंबर 1946 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। आगे चलकर इसी को हमने क्या नाम दे दिया? उद्देशिका या प्रस्तावना। प्रस्तावना या उद्देशिका। तो ये हमारे संविधान की उद्देश्य है। उद्देश्य मतलब कि आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का एनलाइटमेंट है ये, ठीक है। जहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से उसको समझने की कोशिश की जाती है। उद्देश्य का मतलब आप कह सकते हैं कि हमारे संविधान बनाने वालों के विचार क्या था, उनकी नीति क्या थी, उनका सिद्धांत क्या थे, उनकी मनःस्थिति क्या थी। तो ये सब जानने के लिए उद्देश्य का एक सोर्स की तरह काम करती है। देख रहे उद्देश्य का, तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव बनाया गया था, नेहरू जी के द्वारा लाया गया था और 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था। ये हमारा प्रस्तावना उद्देश्य का कहलाई। उद्देश्य का में एक बार संशोधन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन आपका हुआ था 1976 में। इसके द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। ओके, पहला शब्द था समाजवाद, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। तो ये फर्स्ट पैरा में जोड़ा गया था और 6 पैरा में जोड़ा गया था आपका अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। इसके कुछ सुप्रीम कोर्ट के इस पर विचार प्रस्तुत किए गए थे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस पर कुछ वाद चले थे, केस चले थे। वो केस कौन कौन से, इस पर हम लोग फिर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो एक केस आपका आया था 1960 में। 1960 तक तो सुप्रीम कोर्ट ये भी नहीं मान रहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। बेरूबारी केस आपका था 1960 में। सुप्रीम कोर्ट का मानना भी था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 24 अप्रैल 1973 के उपरांत इसमें केस आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के उपरांत सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि प्रस्तावना जो है आपका संविधान का भाग है, ठीक है। और फिर एक केस आता है 1995 में। ये है LIC, कौन सा है? LIC vs LIC बनाम भारत संघ, LIC बनाम भारत संघ। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग ही नहीं बल्कि आंतरिक हिस्सा है, आंतरिक भाग है। क्या है? आंतरिक भाग है। तो जब ये संविधान का हिस्सा है, संविधान का भाग है, तो संसद में संशोधन कर सकती है बशर्ते वो मूल ढांचा का उल्लंघन न करे, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। तो अगर प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना है क्या? तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना को लघु संविधान कह सकते हैं। संविधान की आत्मा तो पूछा ही जाता है, कहा भी जाता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। भारत के नागरिकों की भावना निहित है इसमें, दिशा निर्देश है, मार्गदर्शक का सिद्धांत है और इसे लघु संविधान कहा जाता है, संविधान का सार है, ठीक है। चलिए, इसमें बहुत सारे वर्ड आएंगे आगे आगे, जैसे जैसे आगे आएंगे हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपका ये है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वास्तु स्थिति क्या थी? तो 1950 की क्वेश्चन बात कर रहा है, ठीक है। 1950 में जो हम थे वो क्या था? समाजवादी तो था नहीं, गणराज्य तो था। तो डी ऑप्शन हटा दीजिए, समाजवादी नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये तो 1976 में ऐड किया गया था समाजवादी। ओके, तो क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था आपका। सी ऑप्शन इज राइट। धर्मनिरपेक्ष भी नहीं था, ये भी 1976 में ऐड किया गया था। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 में। 42वां संविधान संशोधन था। तो सी आपका नहीं होगा, डी आपका नहीं होगा, तो आपका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है
भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो ये उद्देश्य का में होता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, मूल अधिकार ये भाग 3 में है। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35, और डीपीएसपी आपका भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51, और मूल कर्तव्य जो है आपके भाग 4 का में है 51, आर्टिकल 51 का। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक, भारत के संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भाईचारा का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। देखो, संविधान में 3 तरह की न्याय की बात की गई है, तो 3 न्याय हो जाएंगे। तो सबसे पहला 3 है, यानी पहला ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा आपका। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता 2 प्रकार की बात की गई है, और भाईचारा है तो ये 1 प्रकार का, तो यानी 3, 5, 2, 1। तो न्याय कौन कौन सी हैं? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 न्याय प्रकार की बात की गई है। ठीक है, न्याय 3 है, सामाजिक है आपकी, आर्थिक है, राजनीतिक है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। 5 स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास। समानता 2 प्रकार की बात की गई है। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर। और ये तो भाईचारा बंधुत्व की बात ही की, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, कौन सा क्रम सही है? तो इसमें गणतंत्र तो सबसे लास्ट में होगा। जो गणतंत्र होगा, तो टिक से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, तो गणतंत्र लास्ट में होगा, यानी आपका इसमें होगा, ये तो हो नहीं सकता है। तो सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी। ओके, तो सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र राष्ट्र। ठीक है, जनवादी मीन्स लोकतंत्र। ओके, तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और जो संविधान है वहाँ पर धर्मनिरपेक्ष ना होकर के वहाँ पर पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष शब्द वहाँ पर जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो अभी जस्ट पहला वाला क्वेश्चन है, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इनके शब्दों पर विचार कीजिए, इनका जो क्रम लगाना है आपको। तो क्रम क्या होगा इनका? सार्वभौमिक फर्स्ट होगा, सार्वभौमिक, समाजवादी, तो सी ए, तो सी आपका पहला ही सही हो जाएगा आपका। ठीक है, इनका जो आर्डर है, सार्वभौम इसमें मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसमें होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया जाता है। तो इसका आर्डर है। ठीक है, और फिर धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक मीन्स लोकतंत्रात्मक। ओके, तो राइट आंसर होगा आपका सी ए डी बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 3 जोड़े गए थे। ठीक है, और ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और एक और जोड़ा गया था अखंडता। सी ऑप्शन सही होगा आपका। ओके,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित कौन करता है? वो करता है संविधान की प्रस्तावना। धर्मनिरपेक्ष ही नहीं बल्कि इसमें लिखा है पंथ निरपेक्ष। क्या लिखा हुआ है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है हम सेकुलरिज्म, धर्म से राज्य का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम सभी संभाव, हमारा जो देश है उसका जो धर्म क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। हम किसी भी पर्टिकुलर धर्म पर फोकस नहीं करते हैं, हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है धर्म का वो होता है धर्मा। धर्मा मतलब कि कुछ पूर्व निर्धारित नहीं होता है कि ऐसे पूजा करेंगे, बिना नहा धो के पूजा करना है, कुछ लोग बिना नहाए मंदिर चले जाते हैं ना। और ये तो यहाँ आंतरिक अनुभूति का विषय है, यहाँ धार्मिक संचालक का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, और काफ़ी लोचशीलता है। कहते हैं हिंदू धर्म में एक बहुत सारी लोचशीलता है, तो हमारे जो धर्म है काफ़ी लोचशीलता रहती है। ऐसा जो पश्चात धर्म है वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर कुछ पूर्व निर्धारित पद्धति है, मान्यता है, और वो थोड़ा रिजिड टाइप के होते हैं, थोड़ा दृढ़ होते हैं। हमारा काफ़ी लोच रहता है। ठीक है, वहाँ धार्मिक जो पद्धति के जो संचालक होते हैं जैसे चर्च वगैरह है, तो उसमें देखो पर्टिकुलर एक चर्च गुरु होते हैं, ठीक है, पादरी होते हैं, तो वहाँ धार्मिक पद्धति का संचालन का प्रभाव होता है। बट ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। ठीक है, हमारे कोई निश्चित तौर तरीका कोई मान्यता नहीं है, यहाँ फ्रीडम बहुत ज़्यादा है। बट जो पश्चिम के जो प्रतिमान है, जो पाश्चात्य धर्म है, जो रिलीजियस और रिलीजन है, तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी रहती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? तो समाजवाद, पंथ निरपेक्षता। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये दो जोड़े गए थे। ग्राम स्वराज तो आपका आर्टिकल 40 में है, ये डीपीएस में दिया गया है, ये तो पहले से है प्रस्तावना में। फिर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। संविधान के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से उत्तर कौन सा सही होगा? पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, मतलब कि आपका जो है उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य का बना, राइट, पहला सही है, पहला सही है, यानी ये तो कैंसिल आउट हो गया। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल ये न्याय योग्य नहीं है, तो दूसरा भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, यानी तीसरा गलत है। इसका संशोधन एक बार हुआ है, संशोधन किया जा सकता है, जो ये संविधान का भाग है, ठीक है, माना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो तीसरा नहीं होगा, मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1-2 तो क्लियर है। और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये भी सही है। जो ऑप्शन आपका राइट होगा 1 to 4, ठीक है, 1 to 4 क्लियर है। जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है कि उद्देश्य का जो है बिल्कुल, जब कोई डिफिकल्टी आती है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसको भ्रम दूर कर सकता है, ठीक है, मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो जो राइट आंसर होगा इसका वो आपका होगा बी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि संविधान का प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? विधिक स्वरूप क्या है? अभी देखा हमने, ये लागू नहीं किया जा सकता है, ये लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक। समाजवादी शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। चलिए इसमें भी आपको विचार करने हैं, तो विचार कर लेते हैं हम लोग। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना, क्या सुनिश्चित करना है? 21 नंबर क्वेश्चन, क्या सुनिश्चित करना है? सामाजिक आर्थिक न्याय, सही है, 3 प्रकार के न्याय होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है, सही है। अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, यानी चारों सही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। बिल्कुल, ये 42वें संविधान संशोधन है जो 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। ओके, तो ये दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता नहीं, ये आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में जो लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है बी आर पीपल ऑफ द इंडियन, हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। ठीक है, बी आर द पीपल ऑफ इंडिया शब्द का भारतीय बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? आपका संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य में नहीं था? तो कौन सा नहीं था आपका? पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, लोक कल्याण नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? डीपीएसपी में है। डीपीएसपी का ही मतलब होता है राज्य कल्याण, लोक कल्याण की बात करना। 28 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ठीक है, तो विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म, उपासना, अभिव्यक्ति, बट वह आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी, तो ये नहीं वहाँ पर। ठीक है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की थी, आपको पहले बता दिया गया है, तो पर आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी। ठीक है, तो धर्म, उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। सबसे ज़्यादा जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपके अमेरिका में है, 1776 में वहाँ संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और इक्वलिटी जो की बात होती है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, 3 न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। ठीक है, जो आर्थिक न्याय है वो किसमें है? ये आपका डीपीएसपी। ठीक है, जो आर्थिक न्याय है और सामाजिक न्याय, इन दोनों का जो उल्लेख है, सामाजिक और आर्थिक न्याय दोनों का उल्लेख कहाँ पर है? डीपीएसपी, राजनीति निर्देशक तत्व में है। लेकिन जो राजनीतिक न्याय है ये कहाँ पर है? ये फंडामेंटल राइट में है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। न्याय जो है वो लोकतंत्र की जो पूर्व शर्त होती है कि न्याय होना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए लोगों को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा कौन सा कहलाता है? उद्देशिका। ठीक है, उद्देशिका क्या कहलाता है? संविधान की आत्मा। ठीक, और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल 32, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय, संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? उन्होंने आर्टिकल 32 को कहा है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? प्रस्तावना को ये किसने कहा है? ठीक है, तो ये कौन है? के एम मुंशी। ओके, के एम मुंशी ने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो ये कहा है बी आर अम्बेडकर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर साहब ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। ठीक है, और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जिसमें 7 सदस्य थे। 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है, तो हमने भी बताया था कि जो बेरू बारी था 1960 में
1960 में बेरूबारी यूनियनवाद था। तो यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट मान रहा था 1960 में कि जो संविधान है वो हिस्सा नहीं है, अंग नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और फिर केशवानंद बनाम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो वाद आया था 1973 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार माना कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। और फिर 1995 में LIC बनाम भारत संघ आया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का आंतरिक भाग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? तो ये आपका आया था, किसमें आया था? मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय ने माना था कि उद्देश्य का संविधान का भाग है और पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का एक भाग स्वीकार किया था। कौन सा वाद था इसमें? ठीक है, तो ये वाद था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये कब आया था? 1973, 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 में हुआ था। ठीक है, इसमें संविधान ने माना था, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो प्रस्तावना है उस संविधान का हिस्सा है। ठीक, उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान जो है, हमारा संविधान उद्देश्य के बुनियादी तत्वों पर खड़ा हुआ है। यदि इनमें किसी भी तत्व को हटा दिया जाएगा तो सारा ढांचा ढह जाएगा, संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना जो उसकी पहचान है पहचान खो देगा। ठीक है, इसी के बाद से जो है मूल ढांचे की संकल्पना आई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप संशोधन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। तो मूल ढांचे में क्या क्या शामिल है सुप्रीम कोर्ट ने तब नहीं बताया था, आगे बताया था। ठीक है, कौन कौन सा तत्व है समय समय पर बताएंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कहाँ की गई है? उनकी व्याख्या कहाँ की गई है? तो मूल अधिकार, DPSP और मौलिक कर्तव्यों यहाँ पर की गई है। ठीक, यहाँ पर सब कुछ मिलता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? कौन करता है? तो संविधान की प्रस्तावना करते हैं, जो कि हम लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। ठीक है, 39, न्याय, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन सी बात की गई? 3 प्रकार के, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, तो सामाजिक और आर्थिक जो ये है आपकी, ये DPSP में आपको मिल जाएंगी, और जो राजनीतिक है ये फंडामेंटल राइट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 40, देखो पूछा, आर्थिक न्याय का उपबंध भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है? ठीक है, तो आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है? उद्देश्य में तो है, ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी आर्थिक न्याय है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। और कहाँ मिल जाएगा आपको? और DPSP में आपको सामाजिक न्याय भी मिलता है। ठीक है, और राजनीतिक न्याय जो होता है मूल अधिकार में मिलता है। मूल अधिकार, उद्देश्य का मूल अधिकार कह सकते हैं, तो उद्देश्य का जो मूल अधिकार है यहाँ आपको मिल जाएगा राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, चूँकि उद्देश्य के बाद तीनों न्याय की बात की गई है, और मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसमें क्या है? इसमें कह सकते हैं आप मूल अधिकार और उद्देश्य का, तो इसमें नहीं, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो उद्देश्य का और मूल अधिकार, राजनीतिक न्याय कह सकते हैं आप। उद्देश्य का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपको मिल जाएगा आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। ये क्वेश्चन देखो IAS 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 41,
41 क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के उद्देश्य का क्या कहती है। ठीक है, तो भारत के संविधान के जो उद्देश्य का है वो क्या कहती है, संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। संविधान का भाग नहीं है ऐसा नहीं, भाग है। संविधान का भाग है वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि कोई अन्य भाग रखता है, ऐसा भी नहीं है। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो ये आपका डी है, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो ये जो वाद हुआ आपका, जो वाद हुआ था 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो सर्वोच्च न्यायालय की बृहत पीठ थी। ठीक है, उसने निर्णय दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में दिया गया आमुख, तो ये क्या है। जो आमुख जो है आपका, आमुख मतलब होता है उद्देश्य का प्रियम्बल कहा गया है। ठीक है, तो प्रश्न में क्या, ये न्यायालय में लागू नहीं होता है, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, ये भी सही है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, ये भी सही है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता, तो ये भी सही है। यानी इसमें चारों ऑप्शन सही हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये आयोग के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था, मिसप्रिंट था, तो इसमें जो ऑप्शन होगा चारों सही होंगे। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो क्या है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, सामाजिक समानता जो है संविधान में प्रत्याभूत है, तो ये आपका सही है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, तो नहीं थी, आप लोग देख ही रहे हैं कि 1947 पहले देश में सामाजिक समानता थी, आज भी क्या आलम है, तो ये संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन नहीं थे सम्मिलित, समाजवादी, अखंडता, पंथनिरपेक्ष, गणराज्य। तो आपको पता है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। तो गणराज्य पहले से था, यानी 1 2 3 इसमें नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये रहा